हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश वापस से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं जुलाई के करंट अफेयर्स एनालिसिस के पार्ट 6 को लेकर। इससे पहले मैंने जून के पूरे मंथ को कंप्लीट कर दिया है। जुलाई के भी पहले के 5 पार्ट को भी कंप्लीट कर दिया, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उसे सारे वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं और अपने सारे रिवीजन अगर ऑलरेडी आप देख चुके हैं तो एक बार और जब भी आपको टाइम मिले तो उसे देख के रिविजन्स करते रहे करें। उसके अलावा मैं इवनिंग सेशन यानी सेकंड हाफ में जब मैं जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस के एनालिसिस को भी लेके आ रहा हूँ, जिसके 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। आज शाम को वापस से चौथी चौथी पार्ट आएगी जो कि जून मंथ की चल रही है। तो वो सारे वीडियोस को भी आप देख लें और एंजॉय करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, जो कि आपको आपके एग्जाम के लिए बूस्टअप करेगा। आप ये उम्मीद में मत रहिए कि डेट शायद एक्सटेंड होने वाला है, हम क्या करें। ये बस इस अपॉर्चुनिटी को आप बस एक इस तरह से लीजिए कि आपको सारे अपने प्रिपरेशन में एक बूस्टअप करना है। वो सारे जितना भी दिन एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड तो होना ही है, पर वो जितना भी दिन एक्सटेंड होगा उसे आप बूस्टअप के तौर पे लीजिए, ना कि उसकी उम्मीद में बैठे रहिए कि मेरे पास टाइम है तो मैं ये सारी चीज को अब आगे जाके करूंगा। जितना जल्दी है कंप्लीट करना है हमें। मैंने 20 मिनट तक का टाइम रखा है कि मैं सारे करंट अफेयर्स जो पूरे एक साल का है उसको मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को करवा दूं, फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन दोनों के माध्यम से। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर पे। तो जैसा कि मैंने करंट अफेयर्स कल का जो मैंने लिया था, तो उसमें मैंने शुरू किया जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन या मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो क्योंकि मैप से रिलेटेड एक या दो या तीन क्वेश्चन तक आ जाती हैं यूपीएससी के, अभी तो ये ट्रेंड हो चुका है कि मैक्सिमम यूपीएससी के सारे कोई भी एग्जाम हो, जो सिविल सर्विस हो, ईपीएफओ तो आने वाली है, उसके अलावा भी बहुत सारे जो कि सीडीएस से लेके एग्जाम्स वगैरह में, इसमें भी ये सब मैप से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। दो या तीन तो आनी ही है, तो वो दो तीन को फिक्स करने के लिए हम एक दिन में एक, अगर मैं आपको 50 मैप के इंपॉर्टेंट प्लेसेस दे दूं तो वो वैसे करके आपको कभी याद नहीं होगा। बट हाँ, कुछ तरीके होते हैं जिसको मैप को याद किया जा सकता है और आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा वो। तो वो तरीके के हिसाब से मैं आपको हर दिन एटलीस्ट दो या तीन हर वीडियो के सेशन में स्टार्टिंग में मैं आपको कराऊंगा, और जो आप अच्छे से फॉलो करिए और एक जगह जॉट डाउन करते रहिए। देखिए आपका मैप कैसे मैं करके एकदम ऐसा बना दूंगा कि आपको एक भी क्वेश्चन मैप का छूटेगा नहीं। और अगर यदि आ भी गया दूसरा कोई क्वेश्चन तो आप कैंसिल आउट करने वाला टेक्निक उस जगह उस सारे क्वेश्चंस में जरूर काम करेगा। तो शुरू करते हैं। आज के दो पहले जो मैप क्वेश्चन है वो है कप्पा फिकस अल्वरेजी। ये एक नामक सीवीड है जो कि मतलब क्या कर रहा है, कोरल रीफ। कोरल रीफ के बारे में तो आप पढ़े ही होंगे, जो लक्षद्वीप आइलैंड को फुल्ली कोरल रीफ से ही बना हुआ है। लक्षद्वीप आइलैंड जो हमारे अरेबियन सी में पड़ते हैं। तो ये जो नामक जो सीवीड है, ये जो आप जैसा फोटो में देख पा रहे होंगे राइट साइड में, ये वो का है जो कि कोरल रीफ्स को धीरे धीरे मारने जा रहा है, जो खाए जा रहा है। तो इस सिचुएशन में ये जो बना है, यहाँ पे कोरल रीफ्स को धीरे धीरे करके ये सारे जो वीड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। तो अब हमें पूछा गया है कि किस एरिया में ये हो रहा है ज्यादातर, जो कि न्यूज में काफी था। तो ये था वलाई आइलैंड। वलाई आइलैंड जो कि गल्फ ऑफ मन्नार में है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, तो ये पूरा का पूरा ये हो गया गल्फ ऑफ मन्नार। ये एरिया आप जैसा देख पा रहे हैं, ये हो गया तमिलनाडु एरिया पूरा, और ये हो गया श्रीलंका, और ये एरिया हो गया पंबन ब्रिज क्रॉस करके रामेश्वर, जो आपकी काफी लोग आप लोग गए होंगे। वहाँ पे बहुत ही अच्छे मंदिर भी हैं। तो ये जो मैंने रामायण सर्किट आपको पढ़ाया था, रामायण सर्किट भी यहाँ से होते हुए ये रामेश्वरम जाते हैं। रामेश्वरम से फिर हमारे गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं ताकि वो श्रीलंका भी जा सके, रावण की यहाँ तक। तो अच्छा चलिए बात करें गल्फ ऑफ मन्नार का। गल्फ ऑफ मन्नार में ये सारे आइलैंड्स हैं, जैसे वान आइलैंड, कोसवारी आइलैंड, ये आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे आइलैंड, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो ये जो गल्फ ऑफ मन्नार में जो इतने सारे आइलैंड्स हैं, इस आइलैंड के 13वें नंबर आइलैंड, मतलब ये इस आइलैंड के एरिया में क्या हो रहा है कि कोरल रीफ जितने भी हैं उनको ये सीवीड खाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जिसके वजह से ये न्यूज में काफी था। तो इस एरिया को जान ले, वलाई आइलैंड, और जो कि गल्फ ऑफ मन्नार में है। और ये कप्पा फिकस अल्वारेजी नामक एक सीवीड है जो इसे खा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे मैप पे जाते हैं। ये एरिया है टिनानमेन स्क्वायर, कहाँ पे लोकेटेड है। टिनानमेन स्क्वायर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये चाइना में लोकेटेड है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट हुआ हमारे इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2019 में इस एरिया का, ये जगह का खास बात ये है कि इस जगह का जो खास बात है उसका 30 साल हो चुका है। क्या था वो,
कि प्रोटेस्ट हुआ था। वैसे ही आप जानते हैं कि भले ही चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखते हैं, बट वो एक कम्युनिस्ट स्टेट कंट्री है, और इनका सारे मीडिया से लेके सब चीज पे इनका गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। इनके गवर्नमेंट के बारे में वहाँ के मीडिया आसानी से कुछ भी बोल नहीं सकते, जैसा हमारे देश में बोला जा सकता है। तो इसीलिए ये इतने कुछ होने के बाद भी डेमोक्रेसी को लाने के लिए अच्छी तरह से अच्छी लेवल पे क्या हुआ था, 1989 यानी 30 साल पहले, अभी से तो 31 साल पहले, ये क्या हुआ था, कुछ स्टूडेंट ने क्या किया था, प्रो डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी के लिए एक प्रोटेस्ट किया था। किस जगह में, बीजिंग यानी जो चाइना का कैपिटल है उसका टिनामेन स्क्वायर पे जाके प्रोटेस्ट किया, जैसे हमारे जंतर मंतर हुआ न्यू दिल्ली में जहाँ पे सभी जाके प्रोटेस्ट करते हैं, उसी तरह से आप मान लीजिए टिनामेन स्क्वायर जो है वहाँ पे कुछ स्टूडेंट जाके प्रोटेस्ट किए थे। और वो प्रोटेस्ट करने की वजह से ये एक पॉलिटिकल एक अपीवल हुआ चाइना के डेमोक्रेसी में। 30 साल पहले की ये बात है। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि मैंने इस एरिया को बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया, क्योंकि इस एरिया के 30 साल हो चुका। आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये हो गया टिनामेन स्क्वायर है, और ये जो एरिया है ये हो गया चाइना के एरिया का, बीजिंग का हो गया ये एरिया। और बीजिंग में आप देख पा रहे होंगे पूरा येलो से भरा हुआ है, ये सारे रोड्स के मैप होते हैं। तो आप शायद गूगल मैप में अच्छे से लोकेट कर पाओगे, आप टाइप करिए टिनामेन स्क्वायर, आपको ये सारे एरिया मिल जाएगा। ये बीजिंग, ये देख पा रहे हैं बीजिंग चाइना में है। ठीक है, इसके साइड में क्या क्या आ रहे हैं, यहाँ से नॉर्थ कोरिया स्टार्ट होता है, उसके अलावा ये येलो सी है। आसपास के भी जगहों को आप अच्छे से ध्यान दिया कीजिएगा ताकि आपको रिलेट करके याद करने में सुविधा हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के लिए। उससे पहले जान लेते हैं कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो ये सारे कंटेंट्स होंगे आठों, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और ये आठों मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये एग्जाम मैंने, आप अगर यदि आप दूसरे मॉडल टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे इस 2020 के एग्जाम के लिए, तो आपको ये टॉपिक से रिलेटेड कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ही पा रहे होंगे, और या आपको मिल रहा होगा और आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो आप अगर कर लिए हैं तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मे भी हो सकता है कि आप रिवीजन करते वक्त कुछ एक दो लाइन ऐसे मिल जाए जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा था और आपके लिए फायदेमंद हो, तो इसलिए आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक के लिए। तो पहला टॉपिक है सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर बिल। मतलब ये टीचर से रिलेटेड कैडर का है, तो ऑफकोर्स टीचर्स पढ़ाई से रिलेटेड तो एमएचआरडी में ही हम ज्यादातर जानते हैं कि एमएचआरडी ही ये सब चीज लेके आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो ये एमएचआरडी की तरफ से आया गया है, और ये 2019 में का बिल बना है। तो चलिए आज हम बहुत सारे वैसे बिल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिल से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन आती हैं कि किस मिनिस्ट्री में रखा जाए, और बीच के क्या कुछ क्लॉज है, उस कुछ क्लॉज को अच्छे से अगर हम ध्यान नहीं दिए तो उसको कुछ इंटरमिक्स करके हमें गलत क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दिया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। तो वो सबसे हमें बचना है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पार्लियामेंट ने इस बिल को अच्छे से पास करा दिया, और लोकसभा राज्यसभा में दोनों से पास हो गया, प्रेसिडेंट का भी साइन मिल चुका है। तो अब ये जानते हैं इस बिल के बारे में, ये बिल क्या चीज के लिए। तो जैसा कि आप कंटेक्स्ट से आपको पता चल रहा है कि ये टीचर्स जो है टीचिंग पोजीशन, इनके कुछ मतलब रिजर्वेशन से रिलेटेड है। और ये क्या रिजर्वेशन है, तो उन पर्सन को रिजर्वेशन मिलेगा जो कि एससी हो, एसटी हो, सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड हो, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो हाल ही में डाला गया है, मतलब 10% वाले जो भी है। ठीक है, उसके अलावा हाउएवर इट एक्सक्लूड सर्टेन इंस्टीट्यूशन, मतलब ये सारे इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन, मतलब टीचर्स के रिजर्वेशन नहीं है। अगर आप नॉर्मल कोई स्कूल, सॉरी नॉर्मल कॉलेजेस वगैरह का बात कर रहे हैं, तो वहाँ तो आराम से ये रिजर्वेशन यूनिवर्सिटीज में मिल सकती है, पर कुछ जगह में एक्सक्लूड भी किया गया हुआ है। और वो एक्सक्लूड कहाँ कहाँ किया है वो देख लेते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस, मतलब जो भी बहुत ही हाई फाई मात्रा में, जैसे हुआ आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो टाइप के, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस विच हैव बीन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ द बिल। मतलब जैसे हुआ इसरो टाइप का, या कुछ इस तरह के जहाँ जिसका स्टडी बहुत ही नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस लगता हो, तो वो सब इंस्टीट्यूशन में हम ये बिल लागू नहीं होगी। बट हाँ, दूसरे जितने भी यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे आसानी से ये बिल लागू होगी। उसके अलावा इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब माइनॉरिटी एजुकेशन जो भी इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे जो भी माइनॉरिटी के द्वारा बनाया गया हुआ है, उन सारे इंस्टीट्यूशंस को अभी हम यहाँ पे नहीं होगा। जैसे हुआ हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया,
या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के वहाँ पे बनाया हुआ है, वो सारे को में भी ये सब लागू नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी, जिसे हम एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में लिखेंगे। ये हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एक्ट्स में भी लिख सकते थे, बट हम इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में लिख रहे हैं। ठीक है, चलते हैं न्यूज में क्यों था आखिर ये। तो न्यूज में इसलिए था कि गवर्नमेंट को ये अपील किया गया था बहुत सारे जगहों से कि ये जो सेडिशन लॉ है ना, ये सेडिशन लॉ को आप रिपील किया जाए, मतलब उसको हटा दिया जाए। पर गवर्नमेंट ने बोला कि हम कोई भी मूड में नहीं है इसे रिपील करने में, और क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो सेक्शन 124 है, ये एंटी नेशनल के लिए कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल है, तो हम इसलिए कुछ भी मूड में नहीं है करने का। और ये किसके द्वारा बोला गया? ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ऑफ होम, जो कि है नित्यानंद राय। और वैसे होम मिनिस्टर कौन है? श्री अमित शाह जी। और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम के कौन है? वो है नित्यानंद राय, जो कि राज्यसभा में ये अनाउंस किया था उन्होंने। उसके अलावा हम जानते हैं कि ये आखिर सेक्शन 124A जो आईपीसी के तहत है, वो आखिर है क्या? जैसा मैंने पहले ऊपर में बताया कि ये सेडिशन लॉ है, तो सेडिशन लॉ को और भी अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempt to bring into hatred or contempt or excite or मतलब सब ये जो सारे स्टेटमेंट्स के मतलब ये हुई कि अगर आप किसी भी तरीके से, अगर आप हेटेड स्पीच या साइन या कुछ भी आप सोशल वेबसाइट्स में, या आप कहीं भी कुछ हेटेड फैला रहे हैं जिसकी वजह से एक मास डिसइंफेक्शन हो रहा है, तो उस जगह में गवर्नमेंट क्या करेगा? एक अपने लॉ के तहत, ये सेडिशन लॉ के तहत पनिश कर सकता है और इम्प्रिजन भी कर सकता है, या तो लाइफ टाइम के लिए या कुछ शॉर्ट टर्म के लिए या कुछ फाइन के साथ, किसी भी तरीके से वो पनिशमेंट दिया जा सकता है। और ये इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स से लेके और कुछ फाइन के साथ भी मिला जा सकता है। ठीक है, तो इस जो ये जो सेक्शन, ये सेडिशन लॉ है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या टिप्पणी था? क्योंकि जो है वही है हमारे एक तरह से सारे गार्जियन के तौर पे, जो कि हर चीज देख रेख को देखते हैं गवर्नमेंट क्या ऊंच नीच कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देयर हैज टू बी अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन स्पीच एंड एक्ट्स ऑफ वायलेंस। मतलब एक कैजुअल रिलेशनशिप होना चाहिए कि नॉर्मल सा किसी भी स्पीच पे आप ये सेडिशन लॉ नहीं लगा सकते, जब तक कि एक मास गैदरिंग, मास मतलब बहुत ज्यादा लोगों पे ये अफेक्ट ना कर रहा हो कोई वो स्पीच, तब तक आप ऐसे ही ये सेडिशन लॉ नहीं लगा सकते, ऐसा उन्होंने गवर्नमेंट को कहा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, जो कि है टेनेसी लॉ। टेनेंसी लॉ आप लोग जितने भी लोग भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स लोग, या तो दिल्ली में या नहीं तो पटना में या किसी भी इलाहाबाद, अहमदाबाद या किसी भी जगह में जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही मतलब एक तरह से जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, और ये वाकई में सभी को जानने की भी जरूरत है जब ये लॉ अच्छे तरीके से पास हो जाए। तो इसे लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, इसलिए हम इसे उसी सेक्शन में लिखेंगे। इसके अलावा ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि एक सेंटर ने एक मॉडल टेनेसी लॉ को रेंटिंग और प्रेमिसेस से रिलेटेड को एक प्रपोज किया पार्लियामेंट में कि ये एक मॉडल टेनेसी लॉ लाया जाए। तो इस बिल के हाइलाइट्स कुछ देख लेते हैं कि क्या था इसमें ड्राफ्टिंग क्लॉजेस। तो बोला जा रहा है कि लैंड ओनर को 3 महीने का नोटिस देना होगा एटलीस्ट। लैंड ओनर को 3 महीने का नोटिस देना होगा एटलीस्ट, अगर उनको रेंट को रिवाइज करना है। उसके अलावा टेनेंट्स को अगर ज्यादा रहना है, अगर आपको 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ है और आप उससे ज्यादा रहने वाले हैं, तो आपको डबल रेंट पे करना होगा 12वें महीने से। और 12वें 13वें हर मंथ डबल 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 करके, अगर 10,000 करके मंथली आप दे रहे हो, तो 20,000 करके स्टार्ट हो जाएगा 12वें मंथ से, अगर 11 मंथ का एग्रीमेंट है तो इसलिए ये बिल में अच्छी तरह से लिखा है। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग, कुछ लोग बोल के आते हैं 1 साल के लिए रहेंगे, उसके बाद 2 साल, 5 साल, 7 साल ऐसे हो जाते हैं, बाद में बहुत सारा ऐसा होता है कि केस आता है कि क्योंकि वहां पे ओनर रहते नहीं है, तो ओनर नहीं रहने की वजह से वो लोग बहुत ही कैप्चर ही कर लेते हैं उस एरिया को। बहुत सारे ऐसे कंडीशन और केसेस पाए गए हैं, तो इसलिए ये बिल में इस तरह का प्रावधान लेके आया जा रहा है। उसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगा वो मैक्सिमम 2 महीने के लिए होगा, जो कि अभी के टाइम में काफी ओनर्स
लैंड ओनर्स क्या करते हैं, 1 साल 2 साल का एक बार में मांग लेते हैं। तो ये सब अब 2 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। उसके अलावा बोथ जितने भी जो भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच जो एग्रीमेंट होगा, वो एक डिस्ट्रिक्ट रेंट अथॉरिटी बनाया जाएगा, उस अथॉरिटी को भी पास जमा होना चाहिए। मतलब एक ये एग्रीमेंट अभी तक क्या होता था, जो भी रेंट एग्रीमेंट हम लोग बनाते थे, एक कॉपी हमारे पास, एक कॉपी लैंड ओनर के पास रह करती थी। पर अब से क्या होगा, एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट रेंट अथॉरिटी को भी जमा करना पड़ेगा। उसके अलावा स्टेट्स को एक बनाना पड़ेगा रेंट कोर्ट्स एंड रेंट ट्राइब्यूनल। मतलब एक रेंट से रिलेटेड कुछ इशू आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट या सॉरी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भागेंगे कि रेंट से रिलेटेड मेरा ये केस चल रहा है, उसके लेके आप ये नॉर्मल जो भी प्रोसेस चल रहा है टाइमिंग कोर्ट्स का, उसको डिस्टर्ब करेंगे, नहीं, वैसा नहीं करना है। और ऐसे सिचुएशन में आपको ट्राइब्यूनल और रेंट कोर्ट जो बनाया जाएगा, उससे रिलेटेड आप वहां जाके आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है द मोटर व्हीकल्स बिल 2019। इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट में लिखेंगे। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं मोटर व्हीकल से रिलेटेड है, तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट में, इसे मोटर व्हीकल्स है तो इसको आप ऐसा भी हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी मेटल, हेवी इंडस्ट्रीज में भी आपको ऑप्शन दे सकता है। तो वो सब जगह में भी आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है व्हीकल्स, क्योंकि मोटर व्हीकल्स के चलने से रिलेटेड कुछ नॉर्म्स को थोड़ा बनाया गया है। तो ये क्या है, इस बिल को जो 2019 में अमेंड करके लाया गया है, क्योंकि ये नया बिल नहीं था, ये नया बिल था 1988 में, जो कि रोड सेफ्टी के लिए लाया गया था, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। तो ये जो अमेंडमेंट करके लाया गया है, इसका इस बिल के हाईलाइट्स क्या क्या है। तो ये बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक क्या कंपेंसेशन फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, ये टाइप का एक कॉम्पेंसेशन इस बिल के तहत लाया गया है, जो कि कैशलेस होगा ट्रीटमेंट रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, जो भी गोल्डन आवर में होगा। मतलब जहां जब भी एक्सीडेंट हो और उस वक्त उस सिचुएशन में अगर उनको हॉस्पिटल्स या उस पहले जो गोल्डन आवर्स होते हैं कुछ के, उस गोल्डन आवर में अगर यदि पेशेंट को लाया जा रहा है तो वो कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्यों ऐसा बिल में लाया गया, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ये सोच के नहीं करते हैं कि ये जो गरीब है या ये इंसान जो अभी पेशेंट के तौर पे आए हैं, ये जो गोल्डन आवर में, इनका खर्चा कौन उठाएगा, इनका खर्चा कौन देगा। तो जिसके वजह से वो उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, और शायद प्राइमरी ट्रीटमेंट जो भी हो बैंडेज वैंडेज करके रखते हैं और वेट करते हैं कि कोई और आए और उनको फिर अच्छे से जब वो लोग कंफर्म करेंगे कि हाँ आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए या पैसे देना शुरू करेंगे, तब वो स्टार्ट करते हैं। तो ये सब चीज से लिए बचने के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कॉम्पेंसेट किया जाएगा इस बिल के तहत, ताकि गोल्डन आवर में किसी तरह का देरी ना हो। इस वजह से इस अमेंडमेंट बिल में ये लाया गया, और ये बहुत ही अच्छा है। आप इसको एज ए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो रखना ही है, उसके अलावा भी आप एक मतलब एक सिविल एस्पिरेंट के तौर पे, सिविल सर्वेंट के तौर पे आप वैसे भी रख सकते हैं, जो कि आप चलते फिरते अगर कभी आपको फिर ऐसा कदम दे तो आप किसी भी तरह का हिचकिचाइए मत, क्योंकि ये बिल के तहत आपको पूरा तरह से सपोर्ट किया जाएगा। उसके अलावा कंपलसरी इंश्योरेंस, ये बिल में ऐसा हुआ कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड एक बनाया जा रहा है, और इस फंड के तहत कि सारे जो इंश्योरेंस कवर है जो भी ऑल रोड यूजर्स को होते हैं, वो वहां से कवर किया जाएगा जो भी तरह का खर्च होगा। उसके अलावा गुड समित्रंस, ये आपको पता है कि कर्नाटका एक पहला स्टेट बना था जो कि गुड समित्रंस से रिलेटेड एक बिल लेके आए थे पिछले साल। तो अभी इस बिल में भी ये गुड समित्रन का एक क्लॉज को डाला गया है, जो कि बोला जा रहा है कि अगर कोई भी पर्सन हो, अगर वो ऐसे किसी इमरजेंसी पेशेंट को लेके आते हैं या किसी रोड एक्सीडेंट हुए किसी इंसान को लेके अगर आते हैं, तो उनके ऊपर किसी भी तरह का सिविल या क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी हालत में। उनको पहले सबसे पहले जो भी है उनके पेशेंट से रिलेटेड कुछ भी आगे सोल्यूशन किया जाएगा, और उनको किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं किया जाएगा, जिससे कि वो गुड क्योंकि वो गुड समित्रंस है, गुड समित्रंस पे उनको रखा गया है इसलिए। उसके अलावा रोड सेफ्टी बोर्ड भी बनाया जाएगा। ये रोड सेफ्टी बोर्ड क्या है कि एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाया इसलिए जाए ताकि बनाया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में एक नोटिफिकेशन के तौर पे, जिससे क्योंकि देखिए रोड से रिलेटेड जो भी है ये एक स्टेट का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। इसलिए अभी रिसेंटली जब ये फाइन से रिलेटेड हुआ था कि 100 रुपए का जो हेलमेट का फाइन है वो 1000 रुपीज कर दिया जाए, तो बहुत सारे स्टेट ने इसको डिनाई कर दिया था, बोला था कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि रोड से रिलेटेड इशू का ये एक स्टेट सब्जेक्ट में आ जाता है।
तो स्टेट का भी उस पर पावर होता है कि वो ये कर सके कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो इस बिल को जब लाया गया था तो इसके बाद स्टेट्स जितने भी हैं, स्टेट्स को ये एक नोटिफिकेशन के द्वारा, सेंट्रल के द्वारा बोला जा रहा है कि आप ये सब सारे बिल को अच्छी तरह से, ये सारे क्लॉजेस को आप पूरी तरह से अपना एफर्ट दीजिए। उसके अलावा बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक, जो कि है राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019। इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन में लिखेंगे। ठीक है, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि आरटीआई अमेंडमेंट किया गया है 2019 में। पहले जो शुरू फर्स्ट टाइम जो आरटीआई लाया गया था 2005 में, जो कि आपको बहुत अच्छे से शायद पता होगा। आरटीआई एक्ट लाया गया, उसके बाद इसी के तहत वहां पे आरटीआई बिल लाया गया था, उसके बाद आरटीआई एक्ट बन गया 2005 में। उसके अलावा ये जो बिल लाया गया है अमेंडमेंट 2019 में, इससे क्या हुआ कि जो फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे और आरटीआई एक्टिविस्ट जो लोग थे, वो लोग क्या किए, पूरी तरह से एकदम अगेंस्ट हो गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इस अमेंडमेंट के डिसीजन को, जो कि आरटीआई 2005 से 2019 में किया जा रहा है। ठीक है, स्ट्रांगली अगेंस्ट है। तो फिर क्या क्या हुआ उस बिल में, ये भी थोड़ा देख लें कि क्या क्या इसमें अमेंडमेंट के लिए इंक्लूड किया जा रहा है। तो जो पावर टू सेट सैलरीज एंड सर्विस कंडीशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सैलरी को सेट करने का पावर था, वो अब सेंट्रल के पास आ गया। मतलब सेंट्रल ही डिसाइड करेगी सैलरी और पावर्स जो भी होंगे। इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कि स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, दोनों के ही को सेंट्रल अब डिसाइड करेगा। ठीक है, उसके अलावा टर्म ऑफ द सेंट्रल चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड विल बी फॉर सच टर्म एज नेम प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और टर्म भी जो फिक्स किया गया था स्टार्टिंग में, जब ये आरटीआई एक्ट के तहत, वो सीआईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इन दोनों का जो टर्म है पहले फिक्स किया गया था, बट अब इसे फिक्स नहीं रखा जा रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे इनके टर्म को जब ये अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसा कि ओरिजिनल एक्ट में क्या था, सैलरी अलायंस और जो भी अदर सर्विसेज था, स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये सब का, ये था इलेक्शन मतलब इलेक्शन कमिश्नर के जैसे ही सब कुछ सेम था। मतलब जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, हम इलेक्शन कमिश्नर कितने हुए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, और ये जो इलेक्शन कमिश्नर के ही कंपेयर में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रखा गया था, उनके सैलरीज और उनके पावर्स को, अलाउंसेस को। पर अब क्या हो रहा है, और उसके साथ ही सैलरीज जो स्टेट के थे, उनके भी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के साथ था पहले। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी के हिसाब से था स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अलाउंस और सैलरीज वगैरह। पर ये जो बिल है, ये क्या प्रपोज किया कि ये सारे चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे, ना कि ये जो पहले से फिक्स थे, ये सारे को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। साथ ही इसीलिए ये जो बिल से रिलेटेड था, ये क्यों एंड मतलब हाउ इज द राइट टू इंफॉर्मेशन इन्फोर्स अंडर द एक्ट। मतलब अब ये जान लेते हैं कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन होती है, ये कैसे करके इस एक्ट में लाया जाता है। तो ये लाया जाता है, द एक्ट वाज स्टेबलाइज a three-tier structure for enforcing the right of information guaranteed under the act। मतलब थ्री टायर स्ट्रक्चर में इसे लाया जाता है इस एक्ट को। उसके अलावा इसमें एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को डेजिग्नेट किया जाता है। जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके बारे में, तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो भी होंगे ना, या किसी भी जो भी गवर्नमेंट बॉडीज चल रही है, उसमें एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट उनके द्वारा ही किया जाएगा, ताकि जब भी कोई आरटीआई एप्लीकेंट अपना कुछ इंफॉर्मेशन को मांगते हैं, तो 30 दिन के अंदर ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स का काम होगा कि वो उन्हें सबमिट करें, जो भी वो इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्ट वो मांग रहे हैं, उनको वो देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर यदि कुछ इस तरह का अपील करने का नौबत आया, तो वहां एक अपीलेट अथॉरिटी भी होंगे जिनको हम अपील कर सकते हैं। उसके अलावा फिर ये बिल को अपोज क्यों किया गया, ये हम अब जान लेते हैं। क्योंकि पहले के समय मैंने क्योंकि ऐसा हो रहा था कि जो कमिश्नर है उसके केस टू केस बेसिस बाय द गवर्नमेंट। मतलब
द टर्म ऑफ द अपॉइंटमेंट मतलब सैलरीज एंड टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोनों के जो क्या हो गया, क्या ये कर दिए कि केस टू केस बेसिस, मतलब कभी ऐसा होगा एक्स परसेंट के लिए गवर्नमेंट इतना अलाउंस रखे हैं, वाई परसेंट के लिए इतना अलाउंस रखे हैं, तो ये ऐसा ये अमेंडमेंट में लिखा हुआ है। उसके अलावा इसी वजह से ये क्या होगा, इंडिपेंडेंस जो था ना आरटीआई का, ये कहीं ना कहीं छीना जा रहा है, जिससे वो अब इंडिपेंडेंटली जो फियर्सली पूरा मतलब बिना डरे काम कर रहे थे, अब उनके मन में एक रहेगा क्योंकि सैलरी और ये सारे गवर्नमेंट का फिक्स है, तो वो गवर्नमेंट का बुराई क्यों करेंगे, और कुछ ना कुछ अब छिपाना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इस बिल को लाया, वो भी कंप्लीट पूरा सीक्रेसी रखे, ना कि किसी पब्लिक कंसल्टेशन किया गया, ना ही कि किसी जूरिस्ट से डिस्कशन किया गया, तो ये बिल एकदम कंप्लीट सीक्रेसी रखते हुए इस बिल को लाया गया है। तो ये सब सारे चीज पे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ये अमेंडमेंट बिल को कैसे और क्यों इस तरह से लाया जा रहा है। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत दिनों तक कंट्रोवर्सी से रिलेटेड रहा था, क्योंकि पूरी इंडिया के सारे जो भी हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेजेस, ये सारे रोड पे आ गए थे, सारे डॉक्टर्स आ गए थे इस बिल के अगेंस्ट में। तो पढ़ते हैं आखिर यह है क्या। तो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2019, तो ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो हम इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में ही लिखेंगे। उसके अलावा इसके बैकग्राउंड के बारे में जान रहे हैं कि पहले क्या था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, कमीशन आने से पहले ये मेडिकल काउंसिल है। आपको शायद डिफरेंस पता होगा काउंसिल और कमीशन के बीच में, फिर भी बता दे रहा हूँ। ये काउंसिल हो गया, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कमीशन है यूपीएससी, मतलब सारे जो भी होंगे वो उनके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ही सेलेक्ट करे जा रहे हैं, ठीक है। बट काउंसिल हो गया उनका एक काउंसिल बनाया हुआ खुद का, जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर है। तो और उसके ऊपर से ये जो इनका कहा जाता है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का काम बहुत ही स्लो और कम्बरसम, मतलब बहुत ही एकदम ऐसा काम हो रहा था कि लेट लतीफ की तरह चले जा रहे थे, कुछ भी काम ठीक से प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो रही थी। इस वजह से काउंसिल ने और इस वजह से देखा जा रहा था कि मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रैक्टिस दोनों को कराने की वजह से उनका काम इस तरह से चले जाते कि किसी भी चीज में आप वो एफिशिएंट नहीं हो पा रहे थे, और उनका जो रिजल्ट जैसा होना चाहिए था वैसा मेडिकल काउंसिल का आ नहीं रहा था। इसलिए कुछ एक्सपर्ट कमिटी ने कुछ रिकमेंडेशन किया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो एक्सपर्ट कमिटी में थे, जिसको चेयर कर रहे थे प्रोफेसर रंजीत रॉय चौधरी, जो कि 2015 में ही ये एमसीआई से रिलेटेड वो उन्होंने रिकमेंड किया था। क्या रिकमेंड किया था कि नेशनल मेडिकल कमीशन लाया जाए एक नए एक्ट के तहत, ना कि पुराने वाले के तहत। सारा एक्ट से रिलेटेड मतलब एक नया बिल पास कराया जाए, उसके बाद उस नया बिल से नया एक्ट बनाया जाए, उसके बाद ये मेडिकल कमीशन लाया जाए। तो आप पहले जान लेते हैं फीचर्स इस बिल के क्या क्या होंगे, मैंने है। तो ये मेडिकल कमीशन क्या करता है, रिपील ऑफ द इंडियन इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, मतलब ये जो बिल है एनएमसी बिल 2019, ये किससे रिपील किया के आया है, ये इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 से। उसके अलावा जो एनएमसी होता है उसमें 25 मेंबर बॉडी होते हैं, सेलेक्टेड एंड पार्टली इलेक्टेड, मतलब 25 मेंबर जो होता है उसमें कुछ सेलेक्टेड होते हैं और कुछ इलेक्टेड भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आगे जाके आपको पता चलेगा, बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था क्योंकि कुछ पार्टी सेलेक्टेड है कुछ पार्टी इलेक्टेड है। उसके बाद एनएमसी विल हैव कंट्रोल ओवर मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, बहुत अच्छा बात है कि एनएमसी को मेडिकल एजुकेशन के ऊपर कंट्रोल पूरा रहेगा, और अप्रूवल ऑफ कॉलेजेस, एडमिशन टेस्ट एंड फी फिक्सेशन, मतलब इस सब से रिलेटेड एनएमसी का फुल कंट्रोल रहेगा एजुकेशन के टर्म्स में। उसके अलावा एक सिंगुलर फीचर एनएमसी एक्ट का है कि प्रोवाइड्स द रेगुलेशन ऑफ फीस एंड ऑल अदर चार्जेस इन 50% सीट्स इन प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल एज डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ये फीस से रिलेटेड तो रेगुलेट करेगा ही, उसके अलावा ये 50% सीट जो प्राइवेट कॉलेजेस में है उसको भी वो रेगुलेट करेगा, एनएमसी का उतना पावर दिया जा रहा है। उसके अलावा ये जो एक मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा ये करा जा रहा है, तो एज पर द बिल द यूनियन गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट अ मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल, क्योंकि एनएमसी जो के तहत एक मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल लाया जा रहा है, जो कि चीफ प्लेटफॉर्म होगा सारे, मतलब बाय विच स्टेट्स और यूटीज को क्या अपने व्यूज और कंसर्न
एक्सप्रेस करने का, क्योंकि ये मेडिकल कमीशन यूनियन के द्वारा एक होगा, तो जिनको भी कुछ भी अपने स्टेट और यूटीज का कुछ कंसर्न होगा अपने मेडिकल फैसिलिटीज या कुछ किसी भी तरह के हेर फेर करने में, तो वो मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल के पास ये डिस्कस करने के लिए जाएंगे। उसके अलावा इस बिल में 4 ऑटोनोमस बोर्ड्स हैं, 4 ऑटोनोमस बोर्ड्स हैं। जो बोर्ड को क्या क्या है, ये है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, ओके। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, दोनों तो आप समझ पा रहे होंगे, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। उसके अलावा मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, ये असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड भी है। तो ये चारों हो गए जो भी 4 ऑटोनोमस बोर्ड होंगे, जिनका अपना अपने हिसाब से वो लोग काम करेंगे, कोई भी दखल अंदाजी नहीं दिया जाएगा इस बिल के तहत। उसके अलावा एक यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट होगी, जो कि एडमिशन कराएगी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी मेडिकल एजुकेशन इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड अंडर द एक्ट। ठीक है, एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट भी होगी। ये नीट के बारे में आप लोग पहले ही वैसे भी सब जानते ही हैं, तो नीट तो पहले भी हो रही थी, ये इसमें भी अभी उसी तरीके से होगी, जिसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एंट्री किया जाएगा। उसके अलावा इस बिल से रिलेटेड तो अभी हमने फीचर्स और सारे बैकग्राउंड देख लिया। अब इस बिल से रिलेटेड कंसर्न्स क्या थी, जिसकी वजह से सारे डॉक्टर्स और सारे मेडिकल टीम बहुत बड़े मात्रा में हर स्टेट से रोड पे आ चुके थे। क्यों आए थे ये अब जान लेते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर जो होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर मतलब जो ग्राम में होते हैं, जो जस्ट थोड़ा बहुत कुछ कुछ जानते हैं मेडिकल टर्म से रिलेटेड, उनको क्या कराया जा रहा है, उनके बारे में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है ये बोल रहे हैं कि जो सेक्शन 32 है इस बिल का, उस बिल के तहत लाइसेंस किया जाएगा नॉन मेडिकल पर्सन और कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर, जो कि 3.5 लाख है टोटल, उनको प्रैक्टिस करना मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर। मतलब वो मॉडर्न मेडिसिन का यूज अपने कर सकते हैं, उनको करने का राइट्स दिया जा रहा है, जबकि वो तो एमबीबीएस किए भी नहीं है कंप्लीट। बस वो क्या है, कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं या नॉन मेडिकल पर्सन हैं, उनको कुछ नॉलेज के बेसिस पे, जो कि टोटल 3.5 लाख है, उनको मॉडर्न मेडिसिन कराने का राइट्स दिया जा रहा है, जो कि लिखा है सेक्शन 32 ऑफ द बिल। इसीलिए इस बिल से रिलेटेड कंसर्न उठाया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। उसके बाद है क्या, नेशनल एग्जिट टेस्ट। पहले हमने क्या नीट पढ़ा था, जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का एंट्री के लिए आपको लेना पड़ता है। ये क्या है, नेशनल एग्जिट टेस्ट, जो कि सेक्शन 15 जो कि एनएमसी बिल में दिया हुआ है, इससे रिलेटेड प्रपोज करेगा कि फाइनल ईयर जो एमबीबीएस में आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट लिया जाएगा। जो भी इसे क्लियर करेंगे उनको प्रैक्टिसिंग मेडिसिन का एक तरह से परमिशन मिल जाएगा एग्जिट टेस्ट का ये, और वो अच्छे आराम से टू एनरोल करने स्टेट एज अ और नेशनल रजिस्टर, ताकि वो कहीं भी रजिस्टर कर सके ये एग्जिट टेस्ट देने के बाद ही प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो मेडिकल स्टूडेंट कम्युनिटी ने क्या किया, इसे रिजेक्ट कर दिया और ये इस नेक्स्ट को, और ये बोले कि हम जो पुराना फॉलो करते थे ना पीजी के बाद जिस तरह से, वो ही हम फॉलो करेंगे, हम ये फॉलो नहीं करने वाले हैं। उसके अलावा ये जान लेते हैं ये जो कमीशन था इसके कंपोजिशन क्या क्या थे। तो एज पर द बिल जो होगा ये 25 मेंबर, जैसा पहले मैंने बताया, इसमें जो 5 होंगे वो इलेक्टेड होंगे, और जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो इधर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे या नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब 5 होंगे इलेक्टेड मेंबर्स, और जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो यानी मेजोरिटी हो गया किनका, गवर्नमेंट अपने हिसाब से जिनको भेजेंगे, तो ये मेजोरिटी हो गया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। इनमें कोई भी मतलब एक तरह से ये डेमोक्रेटिक वे में कुछ भी हो नहीं रहा है, तो इसलिए इस बिल का बहुत ज्यादा कंपोजिशन को लेके भी बहुत इसको कंसर्न इशू सामने आए थे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, यह है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मिनिस्ट्री ने ये इस बिल को लेके आए थे। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये बिल बना था, और ये बिल क्या करता है, क्रिमिनलाइजिंग करता है ट्रिपल तलाक को। ट्रिपल तलाक क्या है ये हम अभी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, फिलहाल आप तो वैसे भी आप सुने ही होंगे, मैं और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रेसिडेंट कोविंद जी ने इस बिल को साइन कर दिया है, और ये बिल वापस से कानून में भी बन गया है। ये बिल किसको रिप्लेस कर रहा है, ये जो 1986 का जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट था, इस बिल को
ये रिप्लेस करने वाला है। ठीक है, उसके अलावा इस बिल से रिलेटेड और भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इसके बैकग्राउंड को अगर हम देख रहे हैं तो ये जो शायरा बानो केस हुई थी, उस केस के बाद ही, ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि शायरा बानो केस जो है, इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी के बाद तलाक ए बिद्दत यानी ट्रिपल ट्रिपल तलाक, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल दे दिया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे हम, ये जो एक्ट है तलाक ए बिद्दत, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान के इसको स्क्रैप किया जाए। तो इन जजमेंट के बाद ही गवर्नमेंट ने मुस्लिम प्रोटेक्शन बिल लेके आया एज ए ट्रिपल तलाक इन लोकसभा। बट उस वक्त क्रिटिसिज्म की वजह से ठीक से पास नहीं हो पाई थी, पर लेकिन 2019 में जाके इसे पूरी तरह से पास कर दिया गया। उसके अलावा अब इस बिल के कुछ की प्रोविजंस भी जान लेते हैं। इस बिल के की प्रोविजंस हो गए जैसे जैसे डिक्लेरेशन ऑफ तलाक इंक्लूडिंग इन रिटन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू बी वॉइड, दैट इज नॉन एनफोर्सेबल इन लॉ। मतलब अगर आप तलाक किसी भी रिटन फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अगर आप व्हाट्सअप कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं या रिटन आप लिख के एक पेपर में दे रहे हैं, तो वो सारे जो तलाक होंगे उसको नल एंड वॉइड किया जाएगा, मतलब उसको माना नहीं जाएगा और इसे इलीगल भी माना जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इस अगर ऐसा कोई करते हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी क्या है, ऑफेंस से, इस ऑफेंस से रिलेटेड। तो ये पेनल्टी होगा कि इसके अंदर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जहां पे पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जब कॉग्निजेबल ऑफेंस ये होगा तो क्या करेगा, मिनिमम 3 साल का इम्प्रिजनमेंट करेगा फाइन के साथ। तो ये हो गया पेनल्टी जो भी मेल या इस तरह का करेंगे ट्रिपल तलाक का, मतलब अगर ऐसा ट्रिपल तलाक के इशू को वो अगर यदि उठा रहे हैं तो उनको इतना, इस तरह का पनिशमेंट 3 साल का और फाइन के साथ होगा, वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस इसमें इसे लिया जाएगा। साथ ही ये भी है कि ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसी वक्त ये कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाएगा, मतलब पुलिस बिना वारंट का जा सकते हैं जब मैरिड वुमेन या जो भी पर्सन जो उनके खून से रिलेटेड है, मतलब उनके ब्लड रिलेशन में आते हैं उस वुमेन के, वो अगर कंप्लेन करते हैं पुलिस में जाके, तो ये विथ वारंट के बिना कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत वो उस मेल आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं और फिर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। और ये जो ऑफेंस है इसको मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जा सकता है जब वो कोई वुमेन इसे रिक्वेस्ट करेंगे तो। उसके अलावा जब ये ऑफेंस से रिलेटेड, जब ये ट्रिपल तलाक हो चुकी है, तो इसमें क्या अलाउंस किसको कैसे मिलेगा, तो ये जो अलाउंस है ये मतलब जो भी हस्बैंड के द्वारा जो होगा वो उस लेडीज के लिए होगा, साथ ही उस उनके जो अगर कोई बच्चे हैं तो उन बच्चे के लिए भी होगा। उसके अलावा जो भी अमाउंट ऑफ अलाउंस होगा कि कितना करके आपको देना पड़ेगा, वो मजिस्ट्रेट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। उसके अलावा जो कस्टडी, जो बच्चे की जो कस्टडी होगी, वो क्या होगा कि अगर यदि माइनर चिल्ड्रन है तो ये तो जाहिर सी बात है ये दिया जाएगा जो भी फीमेल है। उसके अलावा अगर मैनर से रिलेटेड, मतलब कस्टडी से रिलेटेड और भी कुछ बात होगा, जो भी आगे डिसीजन लिया जाएगा वो मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा जो कि राष्ट्रीय व्यवसायी योजना है, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हो सकता है शायद आपको मे भी कभी एग्जाम्स में या किसी जगह में आपको ये व्यवसायी योजना है, सोशल जस्टिस के अलावा आपको ये भी दे सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल के द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन के द्वारा किया गया है, क्योंकि ये उसी से मिलता जुलता है। जब आप मैं इसे डिस्कस करूंगा तो आपको शायद आ सकता है मन में, जब अगर कि ऐसा ये इस मिनिस्ट्री से भी हो सकता है, तो आप डायरेक्टली इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाले सेक्शन में अच्छे से साइड करके लिख दीजिए और उसको दिमाग में रखिए। बढ़ते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि ये क्या करता है, जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं जो बीपीएल कैटेगरी के हो और सफर कर रहे हो डिसेबिलिटी या लो विजन या हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब सुन नहीं पा रहे हो ठीक से, या दांत वात ऐसा कुछ ना हो, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो ये सब जब इन जिनको भी हो रहा है उनको असिस्ट किया जाएगा लिविंग डिवाइसेस से।
असिस्ट किया जाएगा। लिविंग डिवाइसेस मतलब जो भी रिसेंट के गैजेट्स आए हुए हैं, या अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है तो उनको स्टिक ऐसा दिया, जो भी अगर मार्केट में हमारे गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी आया हुआ है उस तरह का, या हेयरिंग विजन, जो भी हेयरिंग डिवाइसेस होते हैं जिससे वो सुन पाए, इस तरह का जो भी कुछ है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। वो भी इसीलिए इस बिल के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट देने का सोचा, जो भी इस बेनिफिशियरी को लिए जरूरतमंद होंगे। ठीक है। इस फंड को सेंट्रल सेक्टर स्कीम में रखा। जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यानी फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो होता है, स्पॉन्सर्ड अगर यदि होता तो वो सेंट्रल और स्टेट अपना रेशियो के हिसाब से वो स्कीम को कंप्लीट करते हैं। भाई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, और जिसका एक्सपेंडिचर पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा होगा। और इस स्कीम को कंप्लीट पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड भी बनाया था। उस फंड से ही ये सारे पैसे वहां से निकालेंगे, और इस फंड से इस पैसे को इस स्कीम में, ये जो योजना है व्ययश्री योजना, इस योजना में वो अपना एक्सपेंस करेंगे, ताकि एक एक जो जरूरतमंद है उसे उन्हें मिल सके। उसके अलावा जो बेनिफिशियरीज होंगे वो हर डिस्ट्रिक्ट से लिए जाएंगे, और जो कि आइडेंटिफाई किए जाएंगे, जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, वो ये सारे बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि किनको मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए। उसके अलावा उनका जो भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या जो भी चेयर करेंगे इस कमेटी को, उस कमेटी के का प्राइम होगा कि वो 30% जो भी बेनिफिशरीज हो वो वुमेन से बोले, कि वुमेन की जो भी बुजुर्ग लोग हैं या जो भी डिसेबल पर्सन है उनको वो ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सके, जिसमें से वो 30% मिनिमम तो वो वुमेन के लिए करे ही करे। ठीक है। इसी के साथ हम आज का लेक्चर जो जुलाई के सीरीज को पार्ट 6 को कंप्लीट करते हैं, और आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। तो आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, और उसके अलावा नहीं भी आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बस कमेंट बॉक्स में अपना रीज़न जरूर बताइएगा ताकि मैं सुधार कर पाऊँ। अच्छे से रहिए, घर में रहिए, स्टे सेफ। जय हिंद।